नमस्ते विद्यार्थियों, मेरा नाम गोकुल राम निषाद है, सहायक प्राध्यापक दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव से। और ऑर्गल डायग्राम का डिटेल भाग जो हम छोड़ दिए थे बीएससी फाइनल ईयर और पीजी के विद्यार्थियों दोनों के लिए है। ये D2 के बाद के कॉम्प्लेक्सेस के लिए ऑर्गल डायग्राम है और थोड़ा सा जटिल है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये बीएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 2 पार्ट जो हम पढ़ रहे थे उसी का हिस्सा है ये। और आप इसे पीजी में भी एमएससी केमिस्ट्री में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, इसमें देखेंगे। इसमें आता है सबसे पहले D1 D2 हो गया था। D3 जो कॉम्प्लेक्सेस D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका ऑर्गल डायग्राम को स्टडी करते हैं। D3 में आपको बताया था मैंने कि हमारे पास ऑर्गल डायग्राम के लिए जो D3 होता है उसमें होल का फॉर्मेशन होता है, जो आपको याद होगा D3 में 4F और 4P, 4F और 4P जो आपका ग्राउंड टर्म और एक्साइटेड टर्म जो है उसी के आधार पर इसका जो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर वो बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनेगा। तो आपको पता होगा D3, D4, D8 और D9 में होल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो रिवर्स हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिवर्स का मतलब है कि एक्चुअल में 4F का जो हाईएस्ट एनर्जी वाला होता है ऑक्टेटेल के लिए वो A2G होता है, ऊपर होता है। उसके बाद T2G आता है, तब T1G आता है। लेकिन चूंकि आपको बताया मैंने कि D3 में होल फॉर्मेशन होता है, होल फॉर्मेशन होने के कारण ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, A2G नीचे आ जाएगा और T2G ऊपर चले जाएगा। इसके लिए जो 4F और 4P जो है वो इसका ग्राउंड टर्म और ये इसका एक्साइटेड टर्म सिंबल है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हेक्सा एक्को क्रोमियम 3+ आयन है। चलिए इसमें देखते हैं। तो 4F आपका ग्राउंड टर्म होने के कारण इसमें 3 एनर्जी लेवल है, 4A2G, 4T2G और 4T1G। ये इसका 4F का एनर्जी लेवल है। 4P इसका एक्साइटेड स्टेट सिंबल है, उसका जो टर्म है सिंबल है वो है 4T1GP। क्योंकि आपको पता है कि T1GF और T1GP सेम जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होने के कारण इनके बीच जो स्पेसिफिक गैप रहता है वो 15B का रहता है, आपको याद रखना पड़ेगा। 15B का गैप होने के कारण हाईएस्ट एनर्जी जो ट्रांजिशन होगा वो 4T2G और 4T1G के बीच होगा। इसका मतलब हमको यहाँ पे 3 पीक मिलेंगे। पहला पीक जो मिलेगा वो 4A2GF और 4T2GF के बीच मिलेगा, सबसे लोएस्ट एनर्जी का होता है, अप्रॉक्सीमेट 17,000 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी जो होती है, जो रिक्वायरमेंट होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर होने में। दूसरा आता है 4A2G से 4T1GF के बीच होता है, ये लगभग 24,000 सेंटीमीटर इनवर्स का रहता है। और तीसरा सबसे हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो 4A2GF से 4T1GP के बीच होता है, ये हाईएस्ट होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेट 37,000 सेंटीमीटर इनवर्स का होता है। इसका जो डायग्राम है, स्पेक्ट्रल डायग्राम अप्रॉक्सीमेट कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला जो स्पेक्ट्रल डायग्राम है सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला जो मैंने आपको बताया था, ये 4A2G और T2G के बीच बनेगा, अप्रॉक्सीमेट 17,000 का। दूसरा बनेगा आपका 4A2GF और 4T1GF के बीच बनेगा, अप्रॉक्सीमेट 14,000 का। और जो लास्ट बनेगा वो 4A2GF और 4T1GP के बीच बनेगा, ये अप्रॉक्सीमेट 37,000 सेंटीमीटर का बनता है। इसका जो कलर होता है, इसका सॉल्यूशन का कलर वो हल्के हरे रंग का रहता है, हरे रंग का इसका आपको सॉल्यूशन क्रिस्टल दिखाई देगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये इसका ऑर्गल डायग्राम है, एक्सप्लेन करते समय आप इसे ही एक्सप्लेन करेंगे। अगला आता है इसमें 4F का, D4 का आता है। D4 का आपको पता होगा, जो आप पहला वीडियो देखेंगे पता चल जाएगा कंटिन्यूअसली स्टार्ट से। इसका 5D रहता है, जो सिंबल होता है, टर्म सिंबल इसका 5D है। इसका एग्जाम्पल है क्रोमियम हेक्सा एक्को क्रोमियम 2+ जो आयन है वो, इसमें भी होल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसमें रिवर्स हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि D में EG ऊपर होता है और T2G नीचे होता है, क्योंकि इसमें होल फॉर्मेशन होता है इसलिए रिवर्स हो जाएगा और EG नीचे हो जाएगा, मतलब लोअर एनर्जी, और T2G जो है वो हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन EG से ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा,
T2G में जाएगा, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। ये अप्रोक्सीमेट आपको लगेगा कि ये टेट्राहेड्रल जैसा है, लेकिन एक्चुअल में है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का होता है। इसमें ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है। EG और T2G के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होने के कारण इसमें अप्रोक्सीमेट 15,000 सेंटीमीटर इनवर्स की एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को EG से T2G में ट्रांसफ़र होने में। ये कलर दिखने में हल्का नीला कलर का रहता है। इसका जो सॉल्यूशन का जो कलर मिलेगा आपको हेक्सा एक्को क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का, ये D4 का एग्जाम्पल है। D4 का और D6 का सेम होगा। सेम इसलिए होगा क्योंकि D4 और D5 का जो सिंबल है 5D सेम है, पर एग्जाम्पल दोनों के अलग अलग मिलेंगे क्योंकि दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में वो अलग अलग होने के कारण। इसका एग्जाम्पल है हेक्सा एक्को आयरन 2+ कॉम्प्लेक्स का है, पर इसमें होल फॉर्मेशन नहीं होने के कारण ये जैसा ओरिजिनली आप ऑक्टाहेड्रल को पढ़ते हैं वैसा ही रहेगा। जैसे 5D में लोअर एनर्जी लेवल T2G होगा और हायर एनर्जी लेवल EG होगा। दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन है उसे T2G से EG में ट्रांसफर होने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी लगती है अप्रॉक्सीमेट 10,000। तो 10,000 के आसपास एनर्जी लगती है और इतने एनर्जी में वो T2G से ट्रांसफर कर कहाँ चला जाएगा, EG में। आपको ये दिखाई देगा कि D4 का EG और T2G D6 के EG और T2G के जस्ट कैसा रहता है, अपोजिट रहता है। ये दोनों के अपोजिट होने के कारण इसकी एनर्जी भी थोड़ी सी डिफरेंस होती है। D6 और D4 का ये ऑर्गल डायग्राम है। अगला आता है इसमें D7 का। D7 को दिखाने से पहले मैं आपको D3 को एक बार और दिखाना चाहूँगा। आप D3 का देख सकते हैं, ये D3 का है, इसे थोड़ा गौर से देखेंगे। 4F और 4P के बीच का ये जो गैप रहता है वो 15B का रहता है। इसमें मैंने आपको बताया था होल फॉर्मेशन होता है, इसलिए 4F में ये A2G सबसे लोअर होगा और T1G सबसे हाई होगा। और ये जस्ट D7 में अलग हो जाता है। D7 में होल का फॉर्मेशन नहीं होता है। होल फॉर्मेशन नहीं होने के कारण D7 का जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगा, जो ऑर्गल डायग्राम मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसमें ग्राउंड टर्म सिंबल 4F और 4P है और एग्जांपल है कोबाल्ट हेक्सा एक्को कोबाल्ट 2+ कॉम्प्लेक्स का। देखा आप 4F आपका ग्राउंड है और 4P आपका एक्साइटेड स्टेट है। मैंने बताया था आपको इसमें A2G सबसे हाईएस्ट होगा, देन आफ्टर T2G, देन आफ्टर T1G। T1G सबसे लोअर एनर्जी लेवल है। 4P का भी T1G है, क्योंकि आपको पता है A2G और T1G अलग अलग एनर्जी जनरेसी वाले हैं, इसलिए क्रॉस करते हुए ऊपर चला जाएगा। इसका बैंड आपको एक ही बैंड प्राप्त होगा, जैसा आपको D2 में याद होगा। D2 का आपको याद दिलाया था मैंने। 3F और 3P वाला जो कॉम्प्लेक्स उसे देख लीजिएगा, वो D2 और D7 का लगभग सेम आपको दिखाई देगा। ये जो ऑर्गल एनर्जी डायग्राम है, बस इसमें इसकी मल्टीप्लिसिटी का अंतर रहता है, आपको देखने को मिलेगा। सबसे लोअर एनर्जी लेवल इसमें मिलेगा आपको T1GF और T2GF के बीच अप्रोक्सीमेट इसमें 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स का रहेगा। T1GF और T1GP के बीच जो बनेगा वो लगभग 16,000 सेंटीमीटर इनवर्स का रहता है और T1GF और A2GF के बीच लगभग 19,400। लेकिन ये जो दोनों की एनर्जी एक दूसरे को क्रॉस बैंड स्पेक्ट्रम क्रॉस करने के कारण आपको ये क्लियर स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। और इन दोनों का जो आपको स्पेक्ट्रम है वो अप्रोक्सीमेट 20,000 रिक्वायर्ड एनर्जी के आसपास रहता है, इसलिए आपको 2 पीक दिखाई देंगे, 3 अलग अलग पीक दिखाई नहीं देते। इसका जो स्पेक्ट्रल डायग्राम है कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ये जो है वो लोअर एनर्जी का वाला है, ये 8,000 वाला जो आपको लगभग 8,000 में दिखाई दे रहा है, और दूसरा 19,000 और 21,000 के बीच में मिलेगा लगभग यहाँ पर। ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये और ये दोनों एक ही जगह आपको नजर आते हैं। ये आपको चौड़ा होता है स्पेक्ट्रम, क्योंकि दोनों में जो क्रॉस करने के कारण आपको ये एकदम क्लियर शार्प नजर नहीं आएगा। ये आपको इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको कोबाल्ट हेक्सा एक्को कंपाउंड का, ये आपको पिंक कलर का नजर आएगा। ये पिंक कलर का इसका सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। ये है D7 का। याद रखेंगे D7 और D3 में अंतर है। D3 में होल फॉर्मेशन होने के कारण उसमें 3 आपको पिक दिखाई देते हैं। D7 में होल फॉर्मेशन नहीं होता है और ये क्रॉस करने के कारण आपको 2 पिक नजर आएगा। इसका स्पेक्ट्रा लगभग D2 जैसा आपको नजर आएगा। अगला है D8 का। D8 में D2 का जस्ट पैरेलल है, 3F और 3P पाया जाता है इसका ग्राउंड टर्म, और ये एक्साइटेड है। इसका एग्जांपल है हेक्सा एक्को निकिल 2+ कॉम्प्लेक्स। इसमें भी होल का फॉर्मेशन होता है। तो होल का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब ये आपको लगभग दिखने में
D3 जैसा नज़र आएगा ऑर्गल डायग्राम। लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि जो एग्जाम्पल मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस के वो अलग अलग रहेंगे। जैसे आपको पता है F का सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो होता है वो A2G होता है, लेकिन चूंकि होल फॉर्मेशन है इसलिए रिवर्स हो जाएगा और A2G लोअर एनर्जी लेवल वाला होगा और T2G हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो इसमें आपको 3 अलग अलग पीक दिखाई देंगे। तो सबसे जो पहला ट्रांजिशन जो होता है वो A2GF और T2GF के बीच होगा, यहाँ और यहाँ पर होगा। और दूसरा एनर्जी जो होगा वो A2GF और T1GF के बीच होगा, लगभग 14,500 सेंटीमीटर इनवर्स का। और सबसे हाईएस्ट होता है A2GF और T1GP के बीच होता है, लगभग 25,300। इसमें आपको 3 पीक नज़र आएंगे, 3 पीक नज़र आते हैं। पहला पीक ये सबसे कम एनर्जी का 8,700, दूसरा पीक आपको लगभग मिलेगा 14,500 और तब तीसरा पीक मिलेगा लगभग 25,300 सेंटीमीटर इनवर्स का। इसका पीक आपको लगभग इसका जो ऑर्गल डायग्राम है वो आपको D3 जैसा नज़र आएगा। अगर आप देखेंगे D3 को तो ये D3 और D8 अप्रॉक्सीमेट दोनों जो है वो सेम नज़र आते हैं दिखने में। इसका जो कलर होता है वो ब्लू और ग्रीन कलर का रहता है, हल्का सा नीला और हल्का सा हरा कलर का प्राप्त होगा आपको D8 का। अगला आता है, अगला और लास्ट है D9 का। D9 भी आपको D2D का रहेगा। D9 D1 जैसा रहता है, बस D1 में होल फॉर्मेशन नहीं होने के कारण इसमें T2G नीचे रहता है और E2G ऊपर होता है। D9 में होल फॉर्मेशन होता है इसलिए EG नीचे और T2G ऊपर हो जाएगा। इसमें एग्जांपल है हेक्सा एक्को कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स का। इसमें एक ही सिंगल बैंड आपको दिखाई देगा। EG से इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में ट्रांसफ़र होगा। लगता तो ये ऐसा है कि टेट्राहेड्रल है, लेकिन है ये ऑक्टाहेड्रल का। और ये लगभग 12,000 का आपको रिक्वायर्ड एनर्जी लगेगा E2G से T2G में ट्रांसफ़र होने में। ये आपका D9 का है। अगला जो है वो हम स्टडी करते हैं इसके आपस में वो स्ट्रक्चर के जो एक दूसरे से मैच करते हैं। तो पहला आपको याद होगा D1 और D9 में 2D है और D4 और D6 में 5D है। मतलब ये है कि दोनों में D है। तो D होने के कारण इसमें जो मिलेगा 2D वर्सेस 5D कह सकते हैं आप। 5D और 2D दोनों मिलेंगे, एक तरफ 5 और एक तरफ 2। इसका मतलब ये हुआ कि 5D और 2D के लिए लगभग दोनों सेम नज़र आएंगे। आपको बस याद ये रखना होगा कि T2G किस में ऊपर और EG किस में नीचे होता है और EG किस में ऊपर और T2G किस में नज़र रहता है। आपको याद होगा ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में जस्ट ये अपोजिट होता है। जैसे आपको पता होगा कि D9 में होल का फॉर्मेशन होता है, तो होल फॉर्मेशन होगा तो T2G ऊपर हो जाएगा और EG नीचे आ जाएगा। और ये एज इट इज़ जो है वो टेट्राहेड्रल के D1 में होता है। टेट्राहेड्रल में तो होल फॉर्मेशन D1 में होल फॉर्मेशन होता नहीं है और टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर हो जाता है और EG नीचे आ जाता है। इसका मतलब जो D9 का ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर होगा ऑर्गल, वही D1 का टेट्राहेड्रल का होगा। ठीक उसी प्रकार आपको याद होगा D4 में होल फॉर्मेशन पाया जाता है। होल फॉर्मेशन पाए जाने के कारण ऑक्टाहेड्रल में T2G ऊपर हो जाएगा, EG नीचे हो जाएगा। और टेट्राहेड्रल में D6 में होल फॉर्मेशन नहीं पाया जाता इसलिए T2G ऊपर टेट्राहेड्रल का और ये नीचे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि D4 और D9 में ऑक्टाहेड्रल में T2G ऊपर जो रिवर्स होता है उस कारण से, और D1 और D6 में टेट्राहेड्रल में ये एज इट इज़ होता है होल फॉर्मेशन होने के कारण। D4 और D9 में होल फॉर्मेशन होने के कारण होगा, जबकि D1 और D6 में होल फॉर्मेशन नहीं होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। किस में नहीं होगा? टेट्राहेड्रल में होल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अब अगला आता है हमारा, ये दूसरे हिस्से में है। D1 में होल फॉर्मेशन नहीं हुआ था ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर हो जाएगा और T2G नीचे होगा। ये हाई एनर्जी लेवल वाला और लो एनर्जी लेवल वाला। ठीक उसी प्रकार D4 में होल का फॉर्मेशन D6 में होल फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो ऑक्टाहेड्रल में EG ऊपर होगा और T2G नीचे। ये होल फॉर्मेशन और नो होल मैंने जो लिखा है वो स्पेसिफिक है। आप कह सकते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल के लिए मैंने इसको लिखा है, ये टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं है। टेट्राहेड्रल में तो इजल होल का फॉर्मेशन होगा, D9 में होल फॉर्मेशन होता है। टेट्राहेड्रल में तो वो EG ऊपर चला जाएगा और T2G नीचे आ जाएगा। सेम वैसे ही आपका D4 में होल फॉर्मेशन हुआ है तो टेट्राहेड्रल में EG ऊपर हो गया है और T2G नीचे हो गया है। ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा। D1 D9 टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का जस्ट सेम होता है। D4 D6 टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का सेम होता है। T2G ऊपर और EG नीचे, EG ऊपर और T2G नीचे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा।
अगला देखते हैं D2 और D8 का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें जो एनर्जी स्प्लिटिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा होने के कारण हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ाया, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पता है D2 में कोई होल फॉर्मेशन नहीं हुआ था ऑक्टेट में, इसलिए F में हाईएस्ट एनर्जी A2G होगा और लोअर जो T1 होगा। बस यही आपको याद रखना है। जबकि आपको पता है कि D8 में होल फॉर्मेशन होता है, इस कारण से रिवर्स हो गया है ऑक्टेट में, और इस कारण से लोअर एनर्जी लेवल ऑक्टेट का वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया, A2G नीचे आ गया। आपको पता है कि D2 और D8, D2 का ऑक्टेट और D8 का टेट्राहेड्रल दोनों क्या रहेगा, सेम है। तो D2 और D8 के लिए ये इस तरफ का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है इतना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। D2 और D8 के लिए दोनों सेम है, बस D2 के लिए ऑक्टेट और D8 के लिए टेट्राहेड्रल। उसी प्रकार जब आप इधर देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि D8 में होल फॉर्मेशन हुआ है ऑक्टेट में, इसलिए T1G ऊपर और A2G नीचे, और D2 में टेट्राहेड्रल में होल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये एज इट इज अप्लाई होगा डी ऑक्टेट टेट्राहेड्रल के लिए। तो ये दो अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन के लिए आप इधर देखेंगे, इस कॉम्बिनेशन के लिए आप इधर देखेंगे। ठीक उसी प्रकार D3 और D7 के लिए है। D3 D7 में आपको याद होगा, D3 और D7 में D3 का जो ऑक्टेट है उसमें होल फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए A2G ऊपर होगा और T1G नीचे होगा। जबकि D7 में होल फॉर्मेशन नहीं है तो टेट्राहेड्रल का D3 से मैच करेगा, सेम। ये आपको याद रखना है कि जैसा D3 का डायग्राम बनेगा ऑर्गल डायग्राम ऑक्टेट में, सेम वैसा ही D7 का भी ऑक्टेट में टेट्राहेड्रल में ऑर्गल डायग्राम बनेगा एज इट इज। वैसे ही D3 का टेट्राहेड्रल में आपका डायग्राम बनेगा, इसमें होल फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए T1G आपको ऊपर और A2G नीचे नजर आएगा। D7 में होल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए ऑक्टेट का जो एग्जाम्पल मिलेगा उसमें T1G जो रहेगा ऊपर नजर आएगा और A2G आपको नीचे नजर आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये रिवर्सिंग जो किस प्रकार के प्रॉपर्टी में होता है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये D7 होगा और ये D3 होगा। ये इसी प्रकार ये जो है वो D7 होगा और ये D3 होगा। जो आपको पता है D3 में होल फॉर्मेशन होता है, होल फॉर्मेशन होने के कारण ऑक्टेट का A2G ऊपर चला जाएगा और T1G नीचे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार होल फॉर्मेशन होने के कारण D3 में ऑक्टेट में T1G ऊपर चला जाएगा और A2G नीचे आ जाएगा। ये जस्ट अपोजिट है। आप D3 और D7 देख लेंगे, ये सेक्शन और ये सेक्शन आपको सेम नजर आएंगे। तो हमारा ऑर्गल डायग्राम समाप्त होता है बच्चों, विद्यार्थियों। इसमें आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि कुछ और जानकारी इससे संबंधित आपको चाहिए या इसमें कोई सुझाव आप देना चाहें तो आप मेरे YouTube लिंक में जाकर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।